प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण के बिंदु के बारे में, जिसका नाम है टेंसेस, यानी कि टेंस के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज की कक्षा और आगामी कक्षाएं हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि हम टेंस को दोनों प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो उस प्रकार से जिसमें छोटी कक्षा के बच्चे हिंदी से अंग्रेजी उनका अनुवाद करना सीखते हैं, उनकी पहचान सीखते हैं, उनके वाक्य बनाना सीखते हैं। तो एक तो उन सब बच्चों के लिए क्लास होगी जो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 7 में पढ़ते हैं और टेंस में हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। और एक जो कक्षा होगी, यानी कि एक जो हम टेंस को पढ़ेंगे वो उस प्रकार से पढ़ेंगे जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, उनकी ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे, उनके प्रश्न कैसे आते हैं, उनका उत्तर कैसे दिया जाता है, इनके बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब है आज से शुरू होकर आगामी जितने भी व्याकरण की कक्षाएं होंगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे एक ही निवेदन है, हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि यहाँ से रिलीज होने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा एक शानदार सरप्राइज। देखते हैं आप में से कौन कौन वो सरप्राइज पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमारे चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज की कक्षा में हम टेंस पार्ट फर्स्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंस की आवश्यकता क्यों है। हमारा जो टेंस है उसकी आवश्यकता हमें क्यों है। टेंस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि हमें टेंस का ज्ञान होगा तो हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अंग्रेजी के बहुत सारे कार्य हम खुद कर सकते हैं बिना किसी सहायता के। जैसे कि स्टोरी लिखना है, पैराग्राफ को लिखना है, लेटर्स जो 7 नंबर के आते हैं बड़ी कक्षाओं में उनको लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग, विशेष रूप से 11वीं और 12वीं कक्षा में रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रश्न आता है 7 अंकों का। पैसेज सॉल्व करना, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पैसेज पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमें इन सब की जानकारी होगी, टेंसेस से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, तो हम बड़ी आसानी से हम निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हर प्रकार के अंग्रेजी से संबंधित प्रमुख चीज़ों को हम हल कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं आज की कक्षा में आगे क्या है। जैसे कि आप अपने मोबाइल के ऊपर देख पा रहे हैं, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले हम उसकी जानकारी ले लेते हैं। मुख्य रूप से परीक्षा में विद्यार्थियों से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वो होता है ट्रांसलेशन का, जो कि कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों को पूछा जाता है, जिसमें हिंदी के वाक्य दिए होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो बड़ी कक्षाओं के लिए, विशेष रूप से बोर्ड की कक्षाओं के लिए उस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो कि कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए होते हैं। हालांकि कक्षा 12 में टेंस के प्रश्न इन दिनों में नहीं पूछे जाते क्योंकि टेंस का टॉपिक इन दिनों में कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन टेंस आने पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर में। तो अब देखते हैं हम आगे और क्या कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से टेंस को पढ़ना है। अब हम टेंस के ऊपर आ चुके हैं, टेंस का जो हमारा टॉपिक है शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस क्या होता है। वर्ब का वह रूप जो वर्ब के द्वारा किए गए कार्य को अथवा उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी घटना के समय का बोध कराता है, समय की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है, उससे हम टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें विद्यार्थियों तो यूँ कह सकते हैं, कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेंस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आप मोबाइल पर देख पा रहे होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
इन तीनों प्रकारों के जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में जानते हैं वो क्या होता है। यह टेंस हमें वर्तमान में होने वाले दैनिक, आदतन अथवा नियमित कार्यों की जानकारी देता है। कहने का मतलब है, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो आप बड़े ही सटीक शब्दों में कह सकते हैं, ऐसा टेंस जो हमें वर्तमान में होने वाले कार्यों की जानकारी दे और इन कार्यों की जानकारी में दैनिक कार्य, आदतन कार्य या फिर नियमित कार्य शामिल हो, ऐसी जानकारी जिस टेंस से मिलती है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। वह फुटबॉल खेलता है, यानी उसका फुटबॉल खेलने का रोज का काम है, उसकी आदत है, वो नियमित रूप से ऐसा करता है। उसके बाद सीता हिंदी पढ़ाती है, तो सीता एक अध्यापिका है और वो हिंदी विषय पढ़ाती है, तो पढ़ाने का काम नियमित रूप से होता है, उसकी आदत में भी शामिल है, दैनिक रूप से भी शामिल है। उसके बाद आप देख सकते हैं राम मंदिर जाता है, यानी राम के द्वारा मंदिर जाने का काम रोजाना किया जाता है, सुबह सुबह नहा धोकर के रोजाना वो मंदिर जाता है, तो दैनिक नियमित आदतन कार्य में ये शामिल होते हैं सारे वाक्य। एक और उदाहरण देखिए, वे रोजाना अखबार पढ़ते हैं, यानी कि जब न्यूज़पेपर घर में आता है तो वे रोज उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सभी उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जो हमें उन वाक्यों के बारे में बताते हैं, उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो दैनिक, आदतन, नियमित होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। हिंदी के वाक्यों की पहचान। अभी इस वीडियो में टेंस के हम पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 3 से लेकर के 7 तक हैं, जो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों की जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से देखिएगा, मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। वह अपने कपड़े धोता है। इस उदाहरण में यदि आप देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि कपड़े धोता है, यानी इसमें ता है। ता है का पता चलता है, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ इंगित कर रखा है। फिर आप देखेंगे कमल अपना कपड़ा साफ करता है, करता है ता है। फिर आप देखेंगे मीरा खाना बनाती है, बनाती है यानी ती है। तो इन उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द अंत में आते हैं, हिंदी में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। अब हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उपयोग क्या क्या हैं। ये उपयोग छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी, बड़ी कक्षा विशेष रूप से बोर्ड की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड की कक्षा में इन उपयोगों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है आदतन या नियमित कार्य के लिए, वर्तमान की सामान्य घटना के लिए, ऐसा कोई काम जो सामान्य रूप से वर्तमान में होता है उसको दर्शाने के लिए। शाश्वत सत्य के वाक्यों में, शाश्वत सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे वाक्य जिनमें कही गई बात या हुई हुई घटना किसी भी प्रकार से गलत साबित नहीं की जाती, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक सत्य अथवा आध्यात्मिक सत्य के वाक्यों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कहावत या मुहावरों की बातें जो होती हैं, यानी ऐसी बातें जो कहावत या मुहावरों के रूप में वाक्यों में आती है, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को काम में लेते हैं। अगला जो बिंदु है वो है भावी नियोजन के कार्यों के लिए, यानी कि
ऐसे कार्य जो भविष्य में होना पहले से तय हैं और उनको जब हम लिखते हैं, बोलते हैं और दिखाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो लिखने का तरीका होता है वो इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे कि इनका उपयोग कैसे होता है। तो ये प्रमुख 6 उपयोग हैं। अगर आपने इन उपयोगों के बारे में जान लिया, इन यूजेस के बारे में जान लिया, तो निसंदेह आप इस टेंस में बहुत ही शीघ्रता से पारंगतता हासिल कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ विशेष बातें रखने जा रहा हूं, जैसे कि हमने पहला यूज़ देखा था आदतन अथवा नियमित कार्य से संबंधित, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो हैबिचुअल एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं। उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी आप देख रहे हैं जो पहला उदाहरण है वो आपके सामने है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स यानी पक्षी, फ्लाई यानी उड़ते हैं, इन द स्काई आसमान में। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये उनकी आदत में शामिल है, नियमित है। सी ऑलवेज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, वह हमेशा ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए वह हमेशा जाती है, रोजाना जाती है, तो उसकी आदत में शामिल है, नियमित कार्य है उसका। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3, ही ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड क्लीन। विद्यार्थियों, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, कीप का मतलब रखना। ही ऑलवेज कीप्स, वह हमेशा रखता है, क्या रखता है, अपने कमरे को साफ सुथरा रखता है। तो इन उदाहरण से समझ में आया होगा कि आदतन और नियमित कार्य वाले जो सवाल हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक सत्य के उदाहरणों के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ और स्पिरिचुअल ट्रूथ के उदाहरण के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला उदाहरण, सी द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहला उदाहरण है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन यानी सूर्य, राइजेज, राइज का मतलब उदय होना, उगना, इन द ईस्ट पूर्व में, यानी कि हमारी 4 जो दिशाएं हैं उनमें से एक का नाम है ईस्ट। तो सूर्य हमेशा, आपको पता ही है, हम सबको पता है कि पूर्व में ही उदय होता है, और इस बात को कोई भी मिथ्या साबित नहीं कर सकता, गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ का माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है 2 नंबर, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य छिपता है, अस्त होता है, इन द वेस्ट, पश्चिम में, ये बात भी सत्य है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो मूव, चक्कर लगाती है, घूमती है, राउंड द सन, सूर्य के चारों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि तीनों उदाहरण जो है ये हमें बताते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। चौथा उदाहरण, गॉड डजंट टेक बर्थ, ईश्वर जन्म नहीं लेते, और ये बात सत्य है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, अवतरण जरूर होता है लेकिन वो वैसे जन्म नहीं लेते। तो इनसे आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के वाक्य किस श्रेणी में जाते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सत्य के कुछ उदाहरण के बारे में, जिनसे आप जान पाएंगे कि ये किस प्रकार से आते हैं। 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4, यहाँ मेक्स करना है, मैं करना भूल गया। 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4, 2 और 2 हमेशा 4 बनाते हैं। तो ये बात सत्य है, 2 और 2 4 ही होते हैं, कभी 5 नहीं हो सकते। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग के होती है, क्या होती है, 4 साइड्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं भुजाएं, यानी उसका वो चौकोर होता है, 4 भुजाएं उसके होती हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी उबलता है, बॉइल का मतलब उबलना, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पता ही है पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाता है तो वो उबल करके फिर भाप बन करके ऊपर चला जाता है। तो ये सारे वैज्ञानिक सत्य के उदाहरण हैं। जैसे कि आइस फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ़ है वो जमती है जबकि वो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक सत्य का उदाहरण है वाटर कंटेन्स, यानी पानी में शामिल होता है। ये वैज्ञानिक सत्य है, जो भी विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं उन सभी को पता है इसके बारे में कि पानी में क्या क्या मिला होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिला होता है और ऑक्सीजन मिला होता है। तो ये वैज्ञानिक सत्य के उदाहरण थे। अब बात करते हैं कहावत या मुहावरों के बारे में, आइडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में, इसके साथ ही साथ भावी नियोजन के कार्य के बारे में, यानी कि फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स के बारे में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
तो ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, बेस्ट का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा या सबसे अच्छी। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये कहावत या मुहावरे के रूप में काम में आता है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण मैंने दिया है, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। कहने का मतलब है ऑल द ग्लिटर, ग्लिटर कहते हैं चमकने वाली चीज़ों को, सभी चमकने वाली चीज़ें नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती। यानी हर चीज़ जो हमें दूर से चमकती हुई नज़र आती है अथवा धूप में चमकती हुई नज़र आती है, वो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी वो गोल्ड हो। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु जो हर चीज़ जो चमकने वाली होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो। इस प्रकार और भी उदाहरण हैं जो कहावत या मुहावरों के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम में लिए जाते हैं। भावी नियोजित कार्य या भावी नियोजन वाले कार्य, तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ऐसे कार्य जो जिनका होना तो भविष्य में तय है, पहले से जिनकी प्लानिंग हो चुकी है कि ये काम हम उस समय करेंगे, लेकिन उनके बारे में हम बोलते हैं या लिखते हैं तो इसी प्रकार लिखते हैं जैसे कि मानो वो काम उस समय होगा। ये यूज़ में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी रिटायर होंगे यानी सेवानिवृत्त होंगे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो उनका सेवानिवृत्ति का जो कार्य है वो संपन्न होना है, ये पहले से निश्चित है, पहले से तय है। तो ऐसे कोई भी कार्य जब भविष्य में होने वाले और पहले से तय है तो निश्चित रूप से उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आवर पीएम विजिट्स अयोध्या नेक्स्ट वीक, हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर विजिट्स यात्रा करेंगे, कब करेंगे? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। और कहाँ यात्रा करेंगे? अयोध्या में। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण आपको और मिलेंगे तो आप एक बात समझ जाइएगा कि जो कार्य भविष्य में होना तय है, जिसकी प्लानिंग अभी कर ली गई है, वो सिंपल फ्यूचर में न जा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने सभी यूजेस देखे, उनके उदाहरण देखे। अब हम सबसे मुख्य कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं जिसमें हिंदी से अंग्रेजी बनाने का सूत्र हम जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास वैसे तो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और चौथा प्रकार जो है वो और होता है इसका, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चौथा जो प्रकार होता है। लेकिन हम मूल रूप से 3 प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला प्रकार आपके सामने है साधारण वाक्य, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनको हम दूसरी भाषा में अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। उनको बनाने का सूत्र, उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का सूत्र आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में, उसके बाद में उसमें ज़रूरत के हिसाब से एस, ईएस या फिर आईईएस जोड़ते हैं और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, ईएस या फिर ऑब्जेक्ट या फिर आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा करने पर वो हमारे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। हालांकि मैंने जब प्रोनाउन वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने इनकी पूरी जानकारी दे दी थी, तो विशेष जानकारी के लिए आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के प्रोनाउन वाली जो वीडियो है उसको आप देखिए। यहाँ आपको संक्षिप्त जानकारी मिलेगी जो कि इस प्रकार से है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक टेबल आई है और उसमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। पहला जो टेबल का कॉलम है उसमें पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दूसरा कॉलम उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया और तीसरा जो कॉलम है उसमें प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माउस को, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आई है और यहाँ आप माउस को देख पा रहे होंगे, माउस का जो पॉइंटर है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट वी है। तो फर्स्ट पर्सन में 2 हुए, एक तो आई और एक हो गया इसमें वी। इसी प्रकार सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यू और प्लूरल सब्जेक्ट भी यू हो गया, यानी कि यू सिंगुलर में भी काम में आता है और प्लूरल में भी काम में आता है और रूल इसमें फॉलो होते हैं प्लूरल वाले। फिर नीचे आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट और राम और प्लूरल में आते हैं दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा द गर्ल्स। इसके अलावा हो सकता है द बॉयज़,
इस प्रकार से अन्य भी हो सकते हैं। दो नाम मिल करके भी आ जाते हैं तो वो प्लूरल माने जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता और गीता, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं जो वर्ब के साथ एस लगाना है, ईएस लगाना है या फिर आईईएस लगाना है, वो कैसे लगाना है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है जिसको हम एसईएस फॉर्म बोलते हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है और उसकी पूरी जानकारी अलग से मैंने दे रखी है। आप प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ केवल संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। इसमें भी एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और वर्ब के एंड में क्या क्या होगा, यानी जो आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे उसमें जो वर्ब आप काम में लेंगे उसका अंतिम अक्षर क्या होगा और उस आधार पे हम एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि एस ई एस या आई ई एस है वो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रश्नों में ही आपको काम में लेना, प्लूरल सब्जेक्ट और आई में आपको कभी भी एस ई एस या आई ई एस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ मैंने माउस का पॉइंटर रखा है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और आपके जो उत्तर वाली जो वर्ब है, जो भी हिंदी के वाक्य जिनको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले हैं उनमें जो वर्ब काम में आने वाली है उसका अंतिम अक्षर अगर आपका ओ, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच और जेड में से कोई हो तो आप निसंदेह वहाँ पे उस वर्ब के साथ में ई एस लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आप जो उत्तर बनाने वाले हैं उसमें जो वर्ब आप काम में लेने वाले हैं उस वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले अगर व्यंजन अक्षर आपके आ रहा है तो निश्चित रूप से आप ऐसी वर्ब में वाई हटा के आई एस लगाएंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम और आपके उत्तर में काम में आने वाले वर्ब के अंत में इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर नहीं हो और अन्य कोई अक्षर हो जैसे पी है, टी है, के है, अन्य कोई अक्षर हो तो फिर आप उस वर्ब के अंत में ई एस और आई ई एस नहीं लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप उस वर्ब के अंत में केवल एस लगाएंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब में एस, ई एस, आई एस कैसे लगाना है। और अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में से जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वाली जो वीडियो है उसको आप देखिए। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न में यू, वी, दे और आई सब्जेक्ट होने पर हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार के होते हैं, हम कैसे बनाते हैं इनको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सवाल है, रमा चावल पकाती है। इसमें आपने देखा सब्जेक्ट है रमा और उसका जो काम है वो है चावल पकाना। पकाती है, पकाती है का मतलब हुआ पकाना, यानी कि वर्ब हमारी हुई पकाना। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या बनेगा। रमा कुक्स राइस। आप देख रहे हैं रमा सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है कुक उसमें हमने एस जोड़ा है जिसको कि मैंने यहाँ रेड में दिखा रखा है। आप माउस के पॉइंटर से भी देख सकते हैं और वैसे भी मैंने एस को अलग से दिखा रखा है। दूसरा उदाहरण है, मानव शतरंज खेलता है। तो मानव थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके द्वारा खेलने का काम किया जाता है। तो इसका उत्तर बनेगा मानव प्लेज चेस। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि मेन वर्ब जो है खेलना, प्ले, उसमें मैंने एस लगा रखा है जिसको मैंने रेड कलर में अलग से आपके लिए दिखा रखा है। फिर है, मैं एक कहानी लिखता हूँ। तो यहाँ लिखने का काम मैं कर रहा हूँ और इसका उत्तर बनेगा आई राइट ए स्टोरी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो मेन वर्ब है लिखना वो राइट है और राइट में किसी भी प्रकार से एस, ई एस, आई ई एस कुछ नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम में लेते हैं वर्ब को तभी हम इनका प्रयोग करते हैं। आई सब्जेक्ट है इस सवाल का, इसलिए हमने मेन वर्ब जैसी है वैसे के वैसे रखी है। एक और उदाहरण देख लेते हैं जाने से पहले। वे रोज़ाना मंदिर जाते हैं, यानी उनके द्वारा रोज़ाना मंदिर जाने का काम किया जाता है। तो दे गो टू टेम्पल एवरी डे, यानी कि दे सवाल का सब्जेक्ट है वो है प्लूरल और इसलिए जो वर्ब है जाना गो,
तो इसको हमने बिना SES के रखा है, दे गो टू टेम्पल एवरीडे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ SES या फिर ज़रूरत पड़े तो IES का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में, और I में आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने के एक और सूत्र के बारे में, जो कि है नकारात्मक वाक्यों के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक बॉक्स है जिसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डू नॉट या फिर डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे विद्यार्थियों, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा और डज नॉट का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब केवल वैसे की वैसी रहेगी, उसमें SES अलग से कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। एक सूत्र है वो है, एक जो स्ट्रक्चर है वो है प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज को ही हम काम में लेंगे। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि कुछ बचता है तो वो। अब देखते हैं आगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण देखने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू नॉट का यूज प्यारे विद्यार्थियों तब करते हैं जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट प्लूरल होता है या फिर आई होता है। डज नॉट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। तो ये रहा यहाँ आपका पहला एग्जाम्पल। वह मंदिर नहीं जाता, वह हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, इसलिए ही डज नॉट गो टू टेम्पल। ही को मैंने, आप देख सकते हैं पॉइंटर से मैं बता रहा हूँ आपको, ही को हमने अलग कलर में लिखा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। फिर है सीता कविता नहीं लिखती है। तो सीता भी हमारे सवाल का थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें भी हमने डज नॉट का यूज़ किया। सीता डज नॉट राइट अ पोएम। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो हमारे सवाल का सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। तो आई और बहुवचन के साथ हम हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने लगाया है डू नॉट। रेड कलर में आप देख सकते होंगे, यहाँ पे देखिए मैं माउस पॉइंटर से भी बता रहा हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर आप आगे देख पा रहे होंगे वह किताब नहीं पढ़ती है, यानी सब्जेक्ट जो है वह है, और पढ़ती है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनिन जो जेंडर है हमारा। तो सी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, इसलिए हमने यूज़ किया है डज नॉट। वे मुझसे बात नहीं करते, वे यानी कि दे हमारा सब्जेक्ट हो गया दे, और दे प्लूरल है थर्ड पर्सन का, इसलिए हम यूज़ में लेंगे डू नॉट। तो ये थे कुछ सवाल जो आपको समझा सकते थे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स के बारे में। अब एक विशेष बात जो आपके स्क्रीन के नीचे की तरफ है, ही सी इट और सिंगुलर कोई भी नाम है उसके साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारे प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे आपके सामने है, डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यदि कुछ बच जाता है तो अदर के रूप में वो भी आएगा। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये टाइप फर्स्ट के हैं। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे वाक्य टाइप फर्स्ट में आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। जब हिंदी में आप वाक्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या शब्द जो है वो उन वाक्यों के शुरू में होता है, और ऐसे वाक्यों का उत्तर हाँ में या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, हाँ मैं खाता हूँ, या नहीं मैं नहीं खाता। क्या तुम समय पर उठते हो, हाँ मैं उठता हूँ। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं इस प्रकार के वाक्य। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह खेलता है। यहाँ देखिए क्या जो शुरू में आया जिसको मैंने लाल रंग में लिखा है आपके लिए, आप देख सकते होंगे। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। डज इसलिए आएगी क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये देखिए डज ही प्ले।
दूसरा जो हमारा सवाल है, क्या राधा चाय बनाती है? तो राधा हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम फिर से इसका यूज करेंगे डज का। डज राधा प्रिपेयर टी? इसी प्रकार क्या वे कविता याद करते हैं? वे हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट होने पे हम हमेशा डू का यूज करते हैं। तो डू दे लर्न पोइम। एक और सवाल है आपके लिए, क्या तुम पढ़ाई करते हो? तो तुम सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, लेकिन रूल जो फॉलो होता है वो इसी प्रकार से फॉलो होता है इसका। तो डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ते हो? और ये जो बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी वो इसमें भी आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल और आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टाइप सेकंड के बारे में। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टाइप सेकंड के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनके अंदर WH वर्ड जो होते हैं, यानी कि WH शब्द जो होते हैं वो प्रश्न के बीच में आते हैं। पहले जो हमने देखा उसमें जो शब्द आ रहा था क्या, वो क्या शब्द शुरू में आ रहा था। अब जो जितने भी WH वर्ड में से आएंगे वो प्रश्न के वाक्य के बीच में आएंगे और उसके उत्तर को हम उसी WH वर्ड से शुरू करेंगे जो WH वर्ड उस प्रश्न में आया होगा। और इस प्रकार से ऐसे टाइप सेकंड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनेगा विद्यार्थियों वो इस प्रकार बनेगा। पहले WH वर्ड, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और WH वर्ड्स जो आपके सामने सारगर्भित रूप में मैंने लिखा, वॉट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा या कौन सी, होम यानी किसको, हुज यानी किसका या किसकी, हाउ यानी कैसे। यहाँ वही WH वर्ड्स लिखे गए हैं जो ज़्यादातर काम में आते हैं। WH वर्ड्स के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब हम इस प्रकार के सवालों के उदाहरण देखते हैं जो टाइप सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित है। सबसे पहले है वह क्या चाहती है। यहाँ देखिए क्या बीच में आया है और जो बीच में आया उसको हमने सबसे पहले लगा दिया WH वर्ड वॉट का यूज़ करते हुए। वॉट डज सी वॉन्ट। इसी प्रकार से वे कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमारे सवाल के बीच में आया है और हमने इसको शुरू में लगा दिया हाउ डू दे रीड। इसमें हमने डू का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, इसलिए हम प्लूरल का सब्जेक्ट होने पर डू का यूज़ करते हैं। फिर है तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ हमारे हिंदी के वाक्य में बीच में आया है और अंग्रेजी के वाक्य में इसी को हमने शुरू में ले लिया। वेयर डू यू लिव। यू जो है प्लूरल के हिसाब से काम में आ रहा है, इसके लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने ली है डू। फिर अगला उदाहरण है सीमा क्या पकाती है। क्या बीच में आया है तो इसमें हम शुरू में लेंगे इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय वॉट डज सीमा कुक। डज का प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसलिए किया है क्योंकि हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है सीमा, इसके लिए हम डज का यूज़ करेंगे। फिर है तुम किसको पसंद करते हो। किसको ये जो WH वर्ड है वो हिंदी वाक्य में बीच में आया है। अंग्रेजी वाक्य में आप देख सकते हैं हमने शुरू में लिखा है whom do you like most। एक और उदाहरण आपके लिए, वह कब खेलती हैं। कब शब्द हमारे बीच में आया है। ऐसी परिस्थिति में हम इसको अंग्रेजी वाक्य में बदलते समय इस WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे सूत्र के अनुसार। व्हेन डज सी प्ले। सी हमारे सवाल का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम डज का यूज में कर रहे हैं। तो ये आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे क्विक रिवीजन की। अब तक आज की इस छोटी सी वीडियो में, हालांकि और दिन के मुकाबले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्योंकि जब हम गणित है, विज्ञान है या अंग्रेजी के व्याकरण है या संस्कृत की व्याकरण है या हिंदी की व्याकरण है, ऐसे विषय पढ़ते हैं तो उनको हम बीच में नहीं छोड़ सकते, उनको पूरा करना ही पड़ता है।
तो भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन हमें जानकारी एक साथ मिली, सटीकता के साथ मिली, महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिली। तो अब हम देखते हैं आज के इस हमारे वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, क्या जानने का प्रयास किया। हमने सीखा टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, उसके अर्थ, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार के आते हैं, इनके बारे में। हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अर्थ के बारे में, इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में और इसकी पहचान के बारे में, हिंदी वाक्यों में इसकी क्या पहचान होती है। फिर हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, साधारण है, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, इस प्रकार से 4 वाक्य होते हैं। एक वाक्य की जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी और इन सभी वाक्यों को बनाने के सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ आज हमने ये सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, और उनमें वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस लगाने के नियम की संक्षिप्त जानकारी भी हमने प्राप्त की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर WH वर्ड्स के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब आपके लिए विद्यार्थियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो इनको आराम से देख सकते हैं, आप चाहें तो इनका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तसल्ली से इनको देख सकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, सूर्य चमकता है, मैं कमीज़ बेचता हूँ, तुम अखबार पढ़ते हो, वह तैरता है, भाभी खाना बनाती है, वे घर जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। कुत्ते नहीं भौंकते हैं, सूर्य नहीं चमकता है, मैं फल नहीं बेचता हूँ, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, वह नहीं खेलता है, मेरी माताजी स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती हैं, वे घर नहीं जाते। आप चाहें तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है, इसमें ऐसे प्रश्न आपके सामने आए जो है प्रश्नवाचक। वे कहाँ रहते हैं, सूर्य क्यों चमकता है, पिताजी दफ्तर कब जाते हैं, तुम कहानियाँ कब पढ़ते हो, वह कैसे खेलता है, मेरी माताजी स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बनाती हैं, वह किसको जानती है। तो ये प्रश्नवाचक के कुछ उदाहरण थे। अब आपके सामने ऐसे प्रश्नवाचक हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है। क्या कुत्ते भौंकते हैं, क्या मैं कमीज़ बेचता हूँ, क्या सीमा अखबार पढ़ती है, क्या वह तैरता है, क्या मेरी बहन गाने सुनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं और इससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी चीज़ आई है और कौन सी चीज़ नहीं आई है। विद्यार्थियों, अब आपके लिए सरप्राइज़ है जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी। सरप्राइज़ ये है कि यदि आप इन सभी सवालों के हल करके हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेजेंगे तो सही उत्तर देने वाले पहले 25 विद्यार्थियों के नाम अगले वीडियो के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सबके सामने बताए जाएंगे और देखते हैं आप में से कौन कौन है जो सबसे पहले सही उत्तर देते हैं और उनमें से 25 विद्यार्थियों के नाम चुने जाएंगे जो सबसे पहले उत्तर देंगे। उन 25 विद्यार्थियों के नाम अगले वीडियो में स्टार्टिंग के दौरान आपको और सभी को बताए जाएंगे। इस प्रकार आप इस प्रतियोगिता के हिस्सेदार बनते हुए अपने आप को टॉप 25 में रख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अथवा व्हाट्सएप से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है।